तो हो गया तो मैं चलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप सबका? ठीक है मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। बेटा आप लोगों ने लेक्चर नंबर 2 रिवाइज किया? यस मैम। ठीक है, क्योंकि आज का लेक्चर इज रिलेटेड टू दैट। तो उसमें जो है आप लोगों ने मैं किसी एक स्टूडेंट मुझे बताना चाहता है कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं फ्रैक्चर मैनेजमेंट के। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रैक्चर मैनेजमेंट? जी तुबा मैम हमारे मजहर। पास रिडक्शन होता है, इमोबिलाइजेशन होता है और रिहैबिलिटेशन होता है। ठीक है तुबा मजहर बेटा, आप जरा रिडक्शन को एक्सप्लेन करें। बाकी सब अपने माइक्स को मैम ऑफ करें, क्या बहुत शोर आ रहा है। टर्न ऑफ योर माइक्स। एक सेकंड। नाउ बेटा तुबा मजहर टेल मी। मैम रिडक्शन में हम दो बोन्स को अलाइन करते हैं, उनको रिड्यूस करते हैं उनकी नॉर्मल अलाइनमेंट पे। और इसके दो मेथड्स होते हैं, क्लोज रिडक्शन मेथड और ओपन रिडक्शन मेथड। जो क्लोज रिडक्शन मेथड होता है उसमें हम विदाउट सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो बोन्स को अलाइन करते हैं, और जो ओपन रिडक्शन होता है उसमें हम डायरेक्टली जो है वो स्किन और टिश्यूज को डाइसेक्ट करते हैं और उसके बाद बोन की अलाइनमेंट करते हैं। ठीक हो गया। एनी अदर स्टूडेंट जो मुझे बस क्विकली बताए कि इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन बाय इमोबिलाइजेशन आफ्टर यू रिड्यूस द बोन्स? मसल रीएजुकेशन, कास्ट वगैरह अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या टाइप्स मैम होती हैं बेटा करने की? कंजर्वेटिव मेथड होते हैं और ऑपरेटिव। मैम वेरी गुड, वेरी गुड। कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव एंड मेथड होते हैं और ऑपरेटिव। ऑपरेटिव। वेरी गुड। तो आज ही बेटा हमने बस जो हमारे पास जो हमने बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े थे फ्रैक्चर मैनेजमेंट के, उसमें दो चीज़ों की थोड़ी डिटेल हम देखेंगे। एक हम डिटेल देखेंगे इमोबिलाइजेशन में एक चीज़ होती है, बेसिकली रिडक्शन में एक चीज़ होती है, बेहतर तौर पे कहा जाए ट्रैक्शन, और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और स्प्लिंट के बारे में पढ़ेंगे और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो देयरफॉर मैंने इसलिए आपको कहा था कि हम थोड़ा सा लेक्चर नंबर 2 को रिवाइज रखें, क्योंकि उसका background knowledge is very necessary to understand this lecture, and obviously my students of section A did make an assignment on that as well. तो उससे भी बेहतर एक चीज जब आपने बनाई होती तो आपको तब भी याद रहती है। सो ये तीन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो भी आपने मुझे बताए। तीन प्रिंसिपल्स क्या हैं? रिडक्शन, you need to hold the reduction, which means immobilization, and third was rehabilitation, the fracture principles, जो ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल्स हैं या मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं आपके पास। सो रिडक्शन आप किस तरह करते हो बेटा? हमने जैसे ओपन और क्लोज रिडक्शन पढ़ा, तो क्लोज रिडक्शन का मतलब क्या होता है? विदाउट ऑपरेटिव या विदाउट इंसिजन दिए आप क्या करते हो? उसे रिड्यूस करते हो। तो उसमें एक तो मैनुअल मैनिपुलेशन मेथड पढ़ा था, और मैकेनिकल ट्रैक्शन से मुराद एक जो आपका फ्रैक्चर बोन का पीस है उसे खींचना होता है, पुल करना होता है, ट्रैक्शन इसको कहा जाता है, ठीक है। एंड ऑपरेटिव मेथड होता है जिसको ओपन रिडक्शन कहते हैं। एंड देन कम्स द होल्ड और मेंटेन, जिसको इमोबिलाइजेशन भी कहा जाता है। उस ट्रैक्शन को सस्टेन रखना भी इमोबिलाइजेशन में आएगा। तो जो ट्रैक्शन जो चीज होती है बेटा, वो रिडक्शन में भी हेल्प करती है और इमोबिलाइजेशन में भी हेल्प करती है, जब उसके अगेंस्ट एक वेट आ रहा हो, जब हम अभी देखेंगे इस बात को। ट्रैक्शन बाय ग्रेविटी, बैलेंस ट्रैक्शन, फिक्स ट्रैक्शन, कास्ट स्प्लिंटेज की बात की जाएगी। कास्ट स्प्लिंटेज से मुराद क्या है? जो आप कास्ट ऊपर लगाते हो, दो पीसेस ऑफ बोन्स जो ब्रेक हुई होती है तो उनके गिर्द एक कास्ट लगा देते हो आप, ठीक है। कास्ट की भी डिफरेंट टाइप्स होंगी जो हम अभी देखेंगे, जिनको स्प्लिंट भी कहा जाता है। फंक्शनल ब्रेसिंग का आपको बेटा पता ही है। फंक्शनल ब्रेसिंग क्या होती है? हम ब्रेस लगा देते हैं उस पर्टिकुलर फ्रैक्चर्ड बोन के ऊपर। यस मैम। इंटरनल फिक्सेशन, एक्सटर्नल फिक्सेशन, ये सारी टाइप्स बताई हैं इमोबिलाइजेशन की, ब्रॉडली बताई गई हैं, और इसकी बेसिक टाइप्स तो हमने तो ऑलरेडी देखी हैं, ठीक है। जिसमें क्या था? कंजर्वेटिव मेथड, और दूसरा मेथड क्या था? ऑपरेटिव। यहाँ तक कंजर्वेटिव मेथड आ रहा है, और यहाँ तक क्या आ रहा है? ऑपरेटिव, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल फिक्सेशन है। एंड देन वी हैव रिहैबिलिटेशन। सो हमने बेसिकली बेटा आज टच करना है ट्रैक्शन को। ट्रैक्शन इज अ मेथड ऑफ रिस्टोरिंग अलाइनमेंट ऑफ अ फ्रैक्चर थ्रू ग्रेजुअल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ मस्कुलर फोर्सेस। आपको याद है कि जब बोन एक इंटेग्रिटी में मड़ी है तो इस बोन के ऊपर क्या होते हैं? मसल्स लगे होते हैं, ओरिजिन यस मैम। इंसर्शन होती है मसल्स की। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट दैट? सो व्हाट हैपेंस इज, यस मैम। एक फ्रैक्चर, एक जो बोन का पीस है वो दूसरी तरफ चला जाता है अगर फ्रैक्चर हो गया है,
और दूसरी बोन का पीस अलग हो जाता है इस तरह, बिकॉज मस्कुलर फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। तो इस चीज जो ये डिफॉर्मिटी आपको नजर आ गई है, अलाइनमेंट खराब हो गई है, इसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हो, इनको अलाइन करोगे ताकि ये एक अलाइनमेंट में आ जाए। उस अलाइनमेंट में करने के लिए आपको ट्रैक्शन लगाना पड़ेगा किसी एक बोनी पीस के ऊपर। ठीक हो गया? सो ट्रैक्शन इज अप्लाइड टू द लिम्ब डिस्टल टू द फ्रैक्चर। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस बोन का फ्रैक्चर हुआ है तो आप डिस्टल बोन पे फ्रैक्चर लगाओ, ट्रैक्शन लगाओगे ताकि इसको अलाइन किया जा सके एक पोजीशन में। ठीक है? आप साइडवेज भी लगा सकते हो ट्रैक्शन, डिपेंडिंग के फ्रैक्चर की डायरेक्शन क्या है। ठीक है? और आप डाउनवर्ड भी लगा सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फ्रैक्चर। सो आपने जो लिम्ब डिस्टल होगी उस पे लगाना है। जैसे कि अभी एग्जांपल भी आएगी आपके सामने कि अगर आपके पास ह्यूमरस के डिस्टल एंड का फ्रैक्चर है तो आप टिबिया के ऊपर क्या करते हो, ट्रैक्शन लगाते हो, बिकॉज ह्यूमरस और टिबिया के दरमियान क्या है, जॉइंट बना हुआ है, राइट? यहाँ पे आपकी पटेला यस होती मैम। है, अंदर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्चर आया तो आप टिबिया पे यहाँ पे इसको ट्रैक्शन दोगे ताकि जो बोन, अगर ये वाली बोन नीचे वाली मिस अलाइन होगी है तो वो प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाए। पुल मतलब ट्रैक्शन का सादा लफ्ज मतलब क्या होता है, पुल। सो मेथड क्या यूज किए जाते हैं ट्रैक्शन के इसमें, सो एज टू एक्सर्ट अ कंटिन्यूअस पुल इन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन, जो कि डिस्टल बोन है। मेथड दो किस्में होती हैं ट्रैक्शन की, स्किन पे देते हो ट्रैक्शन या स्केलेटल ट्रैक्शन देते हो। मैम सर्वाइकल नहीं होता इसमें? थी 3। नहीं बेटा, ब्रॉडली हमने इसको दो में करना है। ठीक है? स्किन एंड स्केलेटल, ये बेसिकली ऑन द टाइप ऑफ द टिश्यू पे इसकी बताई गई है कि स्किन पे या स्केलेटन के ऊपर जो आपने पुल देना है। ठीक है? ठीक है। सो फंक्शन क्या होता है ट्रैक्शन का? एज आई हैव टोल्ड यू, इट रिड्यूसेस द फ्रैक्चर्स एंड द डिसलोकेशंस दैट हैव हैपेंड, इट रिड्यूसेस द पेन एंड इट प्रिवेंट्स द डिफॉर्मिटी व्हिच इज विजिबल अगर दोनों बोनी फ्रैगमेंट सेपरेट हो गए हैं। करेक्ट करेगा सॉफ्ट टिश्यू कंट्रैक्चर अगर मस्कुलर कंट्रैक्चर होगा। इमोबिलाइजेशन को इंश्योर करेगा, आप कंटिन्यूअस ट्रैक्शन उसको देते रखोगे, और मिनिमाइज करेगा मस्कुलर स्पैज्म को, बिकॉज होता है ये कि जब फ्रैक्चर किसी बोनी फ्रैगमेंट को पुल करते हैं तो उनके अंदर स्पैज्म शुरू हो जाता है। जनरल कुछ गाइडलाइंस होती हैं स्किन और स्केलेटल ट्रैक्शन की। तो स्किन ट्रैक्शन आप बच्चों में और बड़ों में करते हो, लेकिन स्केलेटल ट्रैक्शन आप सिर्फ बड़ों में करोगे। जो आपके पास स्किन ट्रैक्शन है वो आप स्किन पे डायरेक्ट एडहीसिव या चिपकने वाला प्लास्टर लगाओगे, जो जैसे एक आपके पास स्टिकिंग जिसको कहते हैं, तो उसकी मजीद एक बेटर फॉर्म यूज करते हैं ताकि स्किन को पुल किया जा सके। और जबकि स्केलेटन के ऊपर आप डायरेक्ट पिन्स लगाओगे और फिर उसको पुल करते हो आप। इट इज अप्लाइड ऑन द स्किन, दैट इज अप्लाइड ऑन द बोन। और वेट जो आपने मेंटेन करना होता है रिड्यूस करने के लिए, तो लेस देन 5 kg का वेट आपने करना है। ठीक है? ज्यादा वेट करोगे तो स्किन पे एब्रेजन्स आ सकती हैं, जबकि स्केलेटन पे आप मोर देन 5 kg का भी वेट पुल पे लगा सकते हो। और ड्यूरेशन आपने स्किन की शॉर्ट रखनी होती है, कितनी देर के लिए आपने अप्लाई रखने हैं, और स्केलेटन के ऊपर लगाओगे तो आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ट्रैक्शन को मेंटेन कर सकते हो। स्किन ट्रैक्शन की इंडिकेशन क्या होती है कि टेम्परेरी मैनेजमेंट ये कर रहा होता है आपके पास इस चीज की, और इस चीज की इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर होती है, और ये इसका नाम था एनओएफ फ्रैक्चर ऑफ द, ये जो सा है फीमर का फ्रैक्चर बताया गया बेसिकली। तो इसके अंदर एनओएफ फ्रैक्चर इज अ टाइप ऑफ अ फीमर फ्रैक्चर और आईटी फ्रैक्चर इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर होता है। और इसके अलावा जो आपके पास स्किन ट्रैक्शन की इंडिकेशन है वो आपके पास फेमरल शाफ्ट के लिए, अगर फेमरल शाफ्ट पे आपके पास कोई फ्रैक्चर आ गया है, undisplaced fracture of acetabulum after reduction of dislocation of the hip। डिसलोकेशन से मुराद क्या है, बोनी जो आपके पास जॉइंट में मौजूद है वो अपनी जॉइंट की बाउंड्री से चीज निकल गई है, उसको डिसलोकेशन कहते हैं। सो ऑब्वियसली यू गाइस नो दैट, एंड टू करेक्ट अ माइनर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ द हिप एंड नी। तो सिंपली जिनसे ये वाली बातें बताई हैं उसने ये कही कि ये इंडिकेशंस होती हैं जहां जहां पे आप स्किन की ट्रैक्शन लगा सकते हो। एंड द डायरेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एडिसिव प्लास्टर डिस्टल टू प्रोक्सिमल, मतलब डिस्टल लिम्ब पे आप लगाओगे तो प्रोक्सिमल जो आपके पास अलाइनमेंट है वो ठीक होती है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। स्किन ट्रैक्शन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हो सकते हैं? तो अगर आप कॉमन सेंस से एक बात को सोचो, अगर स्किन पे कोई एब्रेजन है, स्किन बर्न्ड है, या स्किन पे कोई एक्जिमा है, तो आप स्किन पे ट्रैक्शन नहीं लगा सकते हो। सिमिलरली कोई ब्लड सर्कुलेशन का कोई इशू है, वेरिकोज वेन्स है, या इम्पेंडिंग कोई गैंग्रीन है, डर्माटाइटिस है, सो इजंट इट ऑब्वियस कि अगर आपने स्किन पे डायरेक्ट कोई टेप लगा के स्किन को पुल करना है तो स्किन का उसके लिए हेल्दी होना भी जरूरी है। इजंट दैट सो?
यस मैम। स्किन अगर Yes, बेटा ma'am. खराब होगी, हाँ जी, तो स्किन अगर खराब होगी तो इसका मतलब ये है कि आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, आप उसके ऊपर वो जिसे कहते हैं वो करना होता है, आपने जो ट्रैक्शन है वो आप प्रॉपरली नहीं लगा सकते हो, ठीक है। एंड स्किन ट्रैक्शन के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, और अगर आपने स्किन ट्रैक्शन लगा दी तो उसके बाद इशू क्या हो सकता है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं, आप कर ही नहीं सकते। और एक चीज है कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन व्हाट कैन बी एलर्जिक रिएक्शन टू द एडहेसिव प्लास्टर, एक्सकोरिएशन मतलब स्किन की लैसरेशंस हो सकती हैं माइनर लेवल पे, प्रेशर सोर्स बन सकते हैं, एंड द कॉमन पेरोनियल नर्व की पाल्सी अगर आपने लोअर लेग पे लगाई है। ये क्यों हो सकता है, इसमें कोई बच्चा बता सकता है? आपको पता है ना कि आपकी जो मैम कॉमन कंप्रेशन। पेरोनियल, जी, कंप्रेशन की वजह से भी क्यों, क्योंकि ये बहुत सुपरफिशियल होती है ना, ये नर्व आपको याद हो, ये बिल्कुल टिबिया की नेक से निकलती है और लेटरल साइड ऑफ द लेग की तरफ जा रही होती है, कॉमन पेरोनियल नर्व, डू यू रिमेम्बर? बिल्कुल सुपरफिशियल मौजूद होती है आपकी जो सी है ये। तो सुपरफिशियल एक चीज होगी तो मतलब वो स्किन के साथ ज्यादा इन कांटेक्ट है, और अगर स्किन के साथ एक चीज है और अगर उसकी स्किन की इशू होगा तो ऑब्वियसली सारे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स में इशू आएगा। ये देख रहे हैं आप बेटा, ये एक वेट लगाया गया और यहाँ से पुल किया जा रहा है, तो इशू मतलब फिर यहाँ पे कोई इशू है, टिबिया पे वेट लगा के टिबिया को अलाइन किया जा रहा है और डेफिनेटली कोई डिस्टल ह्यूमरल फ्रैक्चर का कोई इशू चल रहा है। तो आपको थोड़ी समझ लगी कि कैसे Yes, कर रहे ma'am. होते हैं हम स्किन के ऊपर ट्रैक्शन। और दूसरी बात आपने याद रखनी कि जब आपने एडहेसिव प्लास्टर लगाना है तो एक जो पट्टी है उसके ऊपर सिर्फ 50% ओवरलैपिंग हो, इस तरह नहीं होना चाहिए कि कंप्लीटली ओवरलैप हो गया है, कहीं पे ओवरलैप हो ही नहीं रहा। सो यू गॉट इट, हाउ यू शुड अप्लाई अ एडहेसिव प्लास्टर टेप ऑन द स्किन, दैट अगर एक पट्टी की विड्थ इतनी है तो दूसरी पट्टी उसके हाफ पे आके लगे, ठीक है, जैसे आपको पहली डायग्राम पे बताया 50% ओवरलैप। देन कम स्केलेटल ट्रैक्शन, स्किन ट्रैक्शन की आप लोगों को डेफिनेटली समझ आ गई होगी, अब हम स्केलेटल ट्रैक्शन की बात करेंगे। स्केलेटल ट्रैक्शन की इंडिकेशंस क्या हो सकती हैं जो कि स्किन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, ऑब्वियसली। सो फॉर दोज केसेस इन विच स्किन ट्रैक्शन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, पेशेंट्स विद एक्सटर्नल फिक्सेटर इन साइटू। अब जिस मरीज के ऊपर, आपको याद है हमने एक्सटर्नल फिक्सेटर की बात की थी, बीच में टांग पड़ी हुई थी और एक्सटर्नल फिक्सेटर ने क्या किया हुआ था, स्किन के अंदर से ऐसे ऐसे जा रही थी, याद है आपको? Yes, ma'am. एक्सटर्नल फिक्सेटर, तो एक्सटर्नल Yes, ma'am. फिक्सेटर बेसिकली कर क्या रहा होता है, वो स्केलेटल ट्रैक्शन ही कर रहा होता है ना बेटा, इमोबिलाइजेशन कर रहा है, तो वो भी एक इंडिकेशन है। और जो वेट आपको रिक्वायर्ड है ट्रैक्शन के लिए वो कितना है, इट शुड बी मोर देन 5 kgs। स्केलेटल ट्रैक्शन अप्लाई करने का तरीका क्या, ये हमेशा जनरल या लोकल एनेस्थीसिया के अंडर होगा, वरना नहीं हो सकता, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक चीज को आप बोन पे लगाओगे तो वो पेन कॉज करेगी। सो एरिया शुड बी क्लीन विद पायोडीन एंड ड्रेप्ड। माउंट द पिन ऑन वायर ऑन अ हैंड ड्रिल, ड्रिल पे आप माउंट करोगे। आइडेंटिफाई द साइट ऑफ इंसर्शन एंड मेक अ स्टैब वुंड, and then hold the pin horizontally at right angles to the long axis of the bone. For example, अगर bone ऐसे है तो पिन आपने ऐसे लगानी है राइट एंगल पे, समझ आ गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Apply small cotton woolen pads soaked with povidone and around the pins to seal the wound. तो जब आपने लगा दिया तो आपने अच्छी तरह वहां पे सोक करके पायोडीन से उस एरिया को साफ करना है। और ये बात जरूर याद रखनी है that the pin should only pass the skin and the subcutaneous tissue, not the muscles and the tendons. तो जब आप स्टैब वुंड लगाओगे, आपने उस एरिया को खोला तो आपने जो मसल्स वहां अगर मौजूद है तो उनको आपने पीछे करना है, सिर्फ स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू के थ्रू पिन अंदर जानी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली पिन ने बेटा क्या करना है, ट्रैक्शन करनी है, और अगर वो ट्रैक्शन करेगी तो अगर मसल को उसने पियर्स किया होगा तो मसल को वो टीयर कर देगी। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट व्हाई वी शुड अवॉइड द मसल्स। पिन्स कौन सी किस्मों की यूज की जाती हैं, एक स्टाइनमैन पिन होती है जो कि एक नॉर्मल पिन होती है, जो कि एक सिंपल पिन है, और एक डेनहैम पिन होती है। जो डेनहैम पिन होती है वो बेसिकली उसके मिडिल में, अगर आप इसे गौर से देखें, इसके मिडिल में क्या है, थ्रेडेड स्ट्रक्चर बना हुआ है, कैन यू सी इट? Yes, ma'am. डेनहैम पिन है, इसका यूज कहाँ होता है, ये जरा पोरस बोन्स में यूज किया जाता है, इन कैंसलस बोन्स लाइक कैल्केनियम जो आपके पाँव की बोन है, हील बोन जिसको कहते हैं, और आपकी ऑस्टियोपोरोटिक बोन है जो कि
जो पोरस होती हैं, कैंसलस होती हैं, ठीक है, तो उनके अंदर ये स्पेशल पिन यूज की जाती है बिकॉज ये ज्यादा डैमेज नहीं करेंगी एक ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोटिक बोन को। कॉमन साइट्स कहाँ होंगी, कहाँ कहाँ आप पिन लगा सकते हो स्केलेटल ट्रैक्शन के लिए? तो ओलेक्रोनन प्रोसेस, किस बोन का पार्ट होता है ओलेक्रोनन प्रोसेस? अल्लाह। वेरी गुड। ग्रेटर ट्रोकेंटर पे लगा सकते हो, लोअर एंड ऑफ फीमर पे, अपर एंड ऑफ टिबिया पे, लोअर एंड ऑफ टिबिया पे एंड कैल्केनियम पे, इन जगहों पे आप स्केलेटल ट्रैक्शन लगा सकते हो, ठीक है। अब इनकी इंडिकेशन क्या है कि ओलेक्रोनन पे कब लगाने की जरूरत पड़ेगी आपको? तो हमने बेटा क्या बात पढ़ी थी, आपने जो भी आपने ट्रैक्शन लगवाना है वो डिस्टल होगा टू द फ्रैक्चर साइट, इज दैट सो? यस मैम। जो भी जी, तो एग्जैक्टली जो ये साइट्स है ना उसके प्रोक्सिमल को इशू चल रहा होगा। तो मेरे बच्चे अब ये सारी चीजें आप ये देखिए, आप इसमें कॉन्सेप्ट है सारा, कोई रटा नहीं है। तो ओलेक्रोनन पिन ट्रैक्शन कहाँ यूज कर रहे हो? जब सुप्रा कंडाइलर या डिस्टल ह्यूमरल फ्रैक्चर है, तो ह्यूमरस का क्या फ्रैक्चर। ओलेक्रोनन ह्यूमरस के डिस्टल पोर्शन के भी डिस्टल नहीं होता? यस मैम। तो क्या है इसके अंदर सारा कॉन्सेप्ट है। तो जब एसेटेबुलर फ्रैक्चर हुआ हुआ है मीडियल या एंटीरियर फोर्स का, तो आप ये देखिए इस डायग्राम को गौर से कि अपर जो फीमर है उसको हम इधर की तरफ खींच रहे हैं, थोड़ा सा लैटरली और पोस्टीरियरली खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो एसेटेबुलम का फ्रैक्चर है, तो एसेटेबुलम जो आपका होता है वो प्रोक्सिमल होता है अपर फेमरल पार्ट के, एक तो ये बात है। दूसरा, इसको लैटरली और पोस्टीरियरली क्यों खींच रहे हैं? जिनमें मीडियल या एंटीरियर फ्रैक्चर हुआ है एसेटेबुलम का। सो यू गॉट इट। यस मैम। ट्रैक्शन का क्या काम है? एग्जैक्टली बैलेंस करना। अगर चीज मीडियली गई है तो उसको लैटरली लेके आना, ठीक है। तो आप ये देखिए, सिमिलरली डिस्टल फेमरल ट्रैक्शन के फीमर को डिस्टली कब करोगे, खींचोगे? तब जबकि फीमर के शाफ्ट का फ्रैक्चर है तो डिस्टल एंड से खींचोगे क्योंकि शाफ्ट पे फ्रैक्चर हुआ है, या आपका जो एसेटेबुलम का फ्रैक्चर है सुपीरियर फोर्स है, मतलब आपकी एसेटेबुलम है उसका सुपीरियर फ्रैक्चर हुआ है, तो आप नीचे की तरफ इसको खींचोगे बिकॉज आपकी जो जॉइंट है वो उसकी तो इंटेग्रिटी मेंटेन हुई है। तो जिस भी चीज को आप नीचे खींचोगे तो ये चीज भी नीचे की तरफ आएगी। सो दैट इज व्हाई डिस्टल फोर्स आप अप्लाई करते हो। सो यू गॉट इट, आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट आउट ऑफ इट? यस मैम। ठीक है। प्रोक्सिमल टिबियल फ्रैक्चर देखे लग रहा है, और वो किस चीज पे लग रहा है? डिस्टल फीमर फ्रैक्चर पे लग रहा है, क्योंकि ये चीज इसके क्या है, प्रोक्सिमल है। तो ये चीज क्या है, डिस्टल। तो आप फीमर पे ट्रैक्शन लगा रहे हो ताकि यहाँ पे जो इशू है उसको अलाइन किया जा सके। बताएं फरवा बेटा। अगर एंटर मैम करने की वो बात है तो मैंने एंटर कर दिया बेटा। ओके, थैंक यू मैम। लेकिन स्टूडेंट्स बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं आज। खैर, और कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछिए। एक बच्चे ने और हैंड रेज किया, आके बेटा आप बताएं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मिस वो ना जी बेटा। मैम शर्जील का वाइवा है, उसने कुछ मेल किया आपको, काइंडली वो चेक कर ठीक है, पता लीजिएगा। चल गया बेटा, उन लोगों के एमआरआई का वाइवा था तो उन्होंने मुझे बता दिया, तो वो लोग ना रिकॉर्डिंग सुन लेंगे और मुझसे काउंसलिंग में समझ लेंगे। ठीक है ठीक है, मिस, थैंक यू सो मच, ये क्वेश्चन था। ओके। तो आपको ये बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ लगा आपको? जो यस इशू मैम। होगा वो प्रोक्सिमल होगा और यस आपने मैम। ट्रैक्शन कहाँ करना है? डिस्टल अप्लाई करना है, डिजिटल। ठीक है। सिमिलरली डिस्टल टिबियल फ्रैक्चर कहाँ है? जब आपने कोई सर्टेन टिबियल प्लेटू का फ्रैक्चर है, मतलब टिबियल शाफ्ट का फ्रैक्चर समझ लो, तो आपने डिस्टली टिबिया पे तब ट्रैक्शन लगाओगे जब इसके प्लेटू पे या इसके इंटेग्रिटी में कोई होगा, तो ऑब्वियसली कोई टिबियल शाफ्ट का फ्रैक्चर होगा, वहां पे आप डिस्टल टिबियल ट्रैक्शन लगाओगे। कैल्केनियल ट्रैक्शन कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे। जब टिबियल शाफ्ट सिमिलरली जैसे हमने पिछली बात की, तो अगर लोअर एंड ऑफ द टिबिया का अगर इशू है तो यहाँ पे आप लगाओगे, और इटसेल्फ अगर कैल्केनियल फ्रैक्चर है तभी आप कैल्केनियल ट्रैक्शन यूज करोगे। स्केलेटल ट्रैक्शन के बेटा कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं कि अगर आपने ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं लगाई, अलाइन नहीं किया, तो मैल यूनियन जो कि हर फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशन है, यस मैम, डिलेड डिफॉर्मिटीज। और अनडिलेड पड़ेगी। एग्जैक्टली तो सिमिलर चीजें हैं जो फ्रैक्चर की हैं। लिगामेंटस डैमेज हो सकता है अगर आपने टेंडन को या लिगामेंट्स को भी पियर्स कर दिया है गलती से। इन्फेक्शन हो सकती है बिकॉज आपने क्या किया है, आपने डायरेक्ट एक बोन तक रसाई हासिल किया है
stab wound देके because it was an open process. Damage to the epiphyseal growth plates of the bone because pin direct बेटा कहाँ लग रही होती है bone पे, अगर bone पे लग गई है तो उसके ग्रोथ प्लेट्स को भी इफेक्ट कर सकती है और नर्व इंजरीज भी हो सकती हैं. सो ये ऑब्वियस कॉम्प्लिकेशंस है स्केलेटल ट्रैक्शन की. एक पेशेंट की आपने केयर कैसे करनी है ट्रैक्शन में? ट्रैक्शन शुड बी मेड कंफर्टेबल. द पेशेंट शुड हैव कंफर्ट. पेन किलर्स के इंजेक्शन जब जरूरत पड़े उसको लगाने चाहिए. प्रॉपर फंक्शन ऑफ ट्रैक्शन यूनिट मस्ट बी इंश्योर्ड कि अगर ट्रैक्शन पेशेंट पे लग रही है तो फंक्शनिंग उसकी प्रॉपर होनी चाहिए उस ट्रैक्शन जो भी आप उस पर वेट अप्लाई कर रहे हो. सेंसेशन ओवर टोज एंड फिंगर्स शुड बी नॉर्मल. अगर उसके सेंसेशन नॉर्मल नहीं रहते तो दैट मीन्स कोई इशू उसकी नर्व्स के साथ चल पड़ा है. दैट कैन बी एनी इशू, तो आपने उसको रिजॉल्व करना है. प्रॉपर पोजीशन ऑफ फ्रैक्चर इंश्योर्ड बाय टेकिंग एक्सरेज इन द ट्रैक्शन. तो आपने क्या करना है, तो आपने जब ट्रैक्शन पेशेंट पे अप्लाई कर दी स्केलेटल स्किन व्हाटसोएवर, तो आपने पेशेंट का एक्सरे लेना है ये देखने के लिए कि क्या प्रॉपर्ली बोन्स अलाइन हो गई हैं, नहीं हुई, फिर आपने ट्रैक्शन को प्रॉपर करना है. फिजियोथेरेपी ऑफ द लिम्ब शुड बी कंटिन्यूड टू मिनिमाइज मस्कुलर वेस्टिंग. तो फिजियोथेरेपी भी आप इस दौरान करवाते रहोगे जब आप ये देखोगे कि बोन्स के अंदर पार्शियल यूनियन होना शुरू हो गया. ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो कि आप सबको पता है कि डिसयूज एट्रोफी होती है मसल्स के अंदर, काफ मसल्स में स्पेशली या अपर लिम्ब के मसल्स में. जब आप एक वक्त तक आप यूज नहीं करते, इवन पैरालिटिक पेशेंट्स में भी आपने देखा हो कि जिनमें फालज हो जाता है उनके मसल्स कितने छोटे हो जाते हैं. ये किसी एक बंदे की एक टांग में अगर फालज है तो दूसरी टांग की हेल्दी मसल्स होते हैं और एक बहुत छोटी हो जाती है विड्थ में. तो वो आपको ऑलरेडी पता है कि डिसयूज एट्रोफी का एक इशू हो जाता है. नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे स्प्लिंट के बारे में. ट्रैक्शन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दी, अब हम स्प्लिंट की बात करेंगे. तो स्प्लिंट क्या होता है? अ डिवाइस यूज्ड फॉर सपोर्ट और इमोबिलाइजेशन ऑफ अ लिम्ब और द स्पाइन. तो क्या करते हैं बेटा, स्प्लिंट क्या है? एक कंजर्वेटिव टाइप है इमोबिलाइजेशन की. याद है हमने कंजर्वेटिव मेथड जब पढ़े थे इमोबिलाइजेशन के, तो उसमें हम स्प्लिंट भी पढ़ा था हमने. एनी Yes, ma'am. मटीरियल टू सपोर्ट अ फ्रैक्चर इज कॉल्ड अ स्प्लिंट. तो फ्रैक्चर को सपोर्ट करना, उसको नॉर्मल उसकी जिसे कहते हैं अलाइनमेंट में उसको रखना, उसको इमोबिलाइज रखना, इसको कहते हैं इमोबिलाइजेशन. तो उसकी एक टाइप होती है स्प्लिंट. तो फंक्शन क्या होता है बेटा स्प्लिंट का? टेम्परेरी इमोबिलाइजेशन ऑफ स्प्रेन. स्प्रेन्स क्या होते हैं? Anyone can स्ट्रेचिंग tell और me? टेयरिंग हो जाती है एग्जैक्टली लिगामेंट की टेयर को कहते हैं. तो उसको इमोबिलाइज करना, बिकॉज ऑब्वियसली लिगामेंट का टीयर होगा, बोन्स अपनी प्रॉपर जॉइंट की इंटेग्रिटी में नहीं रहेंगी, बोन्स हिलेंगी जुलेंगी, तो उनको अपनी जगह में मेंटेन करने के लिए भी स्प्लिंट चाहिए. ऑब्वियसली फ्रैक्चर्स एंड टू रिड्यूस डिसलोकेशंस एज वेल. तो देखना कि हमेशा कुछ बच्चे, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो अगर इंडिकेशन में पूछूं स्प्लिंट की, तो सिर्फ ये नहीं बोलना कि मैम फ्रैक्चर के लिए होता है, स्प्रेन के लिए भी होता है और डिसलोकेशंस के लिए भी होता है. ठीक है, पेन को कंट्रोल करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अगर एक पेशेंट एक आपको एक्सीडेंट साइड पे मिल गया है तो आप क्या उसे ऐसे उठा के ले जाओगे? आपने पहले उस जगह पे रिड्यूस करना है, उसकी एरिया को इमोबिलाइज करना है और फिर आपने उसको टर्शियरी केयर सेंटर में लेके जाना है. प्रिवेंशन ऑफ फट, क्योंकि होता क्या है बेटा, जब दो बोनी एंड्स टूटते हैं तो इनके जो एजेस होते हैं ये बहुत शार्प होते हैं. ठीक है, तो जब पेशेंट को आप उठाओगे तो जो डिस्टल बोन है वो अगेंस्ट ग्रेविटी नीचे मूव करेगी और जो उसके शार्प एंड्स हैं वो स्किन को पियर्स करेंगे. आपने अक्सर देखा भी होगी ऐसी पिक्चर्स, कभी देखी है ऐसी पिक्चर्स कि जो एक फ्रेगमेंट होता है बोन का वो स्किन को पियर्स कर जाता है, जो कि टूटा होता है, फ्रैक्चर्ड एरिया होता है. हैव यू एवर सीन एनी पिक्चर लाइक दैट? कभी ऐसा कोई सीन देखा आपने बेटा पिक्चर में या इस तरह? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरी एक्चुअली हुआ था हमारे साथ एक स्टोरी. आप स्टोरी नहीं, इट वाज अ incident that happened that I was going to my, I don't know, I exactly remember, but हुआ ये था कि मेरी क्लास फेलो थी और हम लोग मैं और एक मेरी फ्रेंड हम लोग जा रहे थे. हमारा मेडिकल ओपीडी था, ब्रेक के बाद हमारा मेडिकल ओपीडी स्टार्ट हो गया था, फाइनल ईयर की बात है गालिबन. तो हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में हमने देखा कि मेरी एक फ्रेंड है और वो जमीन पे पड़ी हुई है. तो हमने करीब जाके देखा कि क्या हुआ, तो उसको रिक्शे ने उसको मतलब उसको मारा हुआ था और वो जमीन पे गिरी हुई थी. और वो जब उसको हमने देखा तो उसकी शी वाज वेयरिंग आई डोंट नो व्हाटएवर बॉटम्स या ट्राउजर्स उसने पहने हुए थे, तो उसमें से हमें उसका
वो जो बोनी फ्रेगमेंट पीस था ना, वो चूंकि वो दोनों बोन्स, टिबिया की जो बोन्स थी वो दोनों टूट चुकी थी, तो जो बोन ऊपर वाली जो बोन थी बेटा, वो तो आपकी हिप ऊपर आपके नी जॉइंट के साथ अलाइन रहती ही रहती है, ठीक है। जो नीचे वाली बोन थी ना, वो ऐसे बाहर की तरफ आ गई थी, एंड इट वाज अ वेरी बैड साइट टू सी, स्पेशली टू सी समवन यू नो एंड गोइंग थ्रू दैट। एंड शी, जब उसको उठाया गया, क्योंकि उस साइड पे था कि उसको उठा के बस सामने और हमारा ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी था, तो उसे लेके जाना था, तो किसी ने उसको गोद में उठा लिया, और जब उसको गोद में उठाया तो उसकी जो नीचे वाली बोन थी वो बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल हो गई थी। तो इट वाज सो बैड टू सी दैट। आई एम सॉरी इफ आई एम बीइंग वेरी ग्राफिक इन माय एक्सप्लेनेशन। सो इसमें ये था कि जस्ट आप लोगों को बताने के लिए कि इश्यू ये होता है कि इमोबिलाइजेशन करनी क्यों नेसेसरी होती है बेटा, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एम्बुलेशन हो सकता है कि जो फ्रैक्चर का पीस है वो अपनी जगह से बिल्कुल हट जाए, और वो जो साथ वाले सॉफ्ट टिश्यूज हैं, नर्व्स, मसल्स, टेंडन्स और स्किन, उनको वो अफेक्ट कर सकते हैं, उसके बोनी जो शार्प एजेस हैं। सो यू सी व्हाई इट इज नेसेसरी टू डू इमोबिलाइजेशन, दैट क्विकली रिड्यूस करना और इमोबिलाइज कर देना। अब समझ लगी है आपको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, टू ma'am. प्रिवेंट फर्दर सॉफ्ट टिश्यू और न्यूरोवास्कुलर Yes, डैमेजेस, क्योंकि उस दौरान आपकी आर्टरीज होती है, पोप्लिटियल आर्टरी कितनी आपकी इंपॉर्टेंट आर्टरी है, वहां से गुजर रही होती है आपकी, तो वो डैमेज हो सकती है, डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ कन्वर्टिंग अ माइनर इंजरी टू मेजर इंजरी। सो यू सी दिस इज द होल क्रक्स ऑफ द मैटर, कि जो छोटा मसला है ना वो बड़े मसले में तब्दील हो सकता है अगर आपने इमोबिलाइजेशन ना की। अब समझ लगी है आपको? Yes, ma'am. So it is that to avoid a major injury. इंडिकेशन बेटा स्प्लिंटिंग की क्या हो सकती है, जब आपके पास जो है वो फ्रैक्चर जो है वो क्लोज हो। आपने इसमें भी ओपन फ्रैक्चर में भी स्प्लिंट की टाइप होती है, लेकिन स्प्लिंट बेसिकली बिल्कुल क्लोज की बात की गई है। एक होती है ब्रेस जो कि स्प्लिंट की टाइप है, वो मैं आपको बताऊंगी, उसमें हम ओपन फ्रैक्चर्स में यूज करेंगे। तो उसमें ओपन फ्रैक्चर्स में कौन से स्प्लिंट यूज होंगे वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। वो भी हम स्प्लिंट में ही उसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उसको ज्यादा ज्यादा उसको स्पेसिफिक नाम उसको ब्रेस का देते हैं। इमोबिलाइजेशन ब्रेसेस उनको कहा जाता है। वो भी स्प्लिंट की एक बहुत फर्दर सब टाइप है, लेकिन स्प्लिंट बेसिकली उसको कहा जाता है जो कि बिल्कुल कवर्ड होता है। तो जो मैंने आपको पिछली बात बताई ये बेसिकली ये वाली जो मैंने आपको बात बताई कि ओपन जब उस बंदी का फ्रैक्चर हुआ, तो मैंने आपको इमोबिलाइजेशन का बताया था। स्प्लिंट बेसिकली फुली कवर्ड एक चीज होती है, उसमें आप कपड़ा यूज कर सकते हो, कोई न्यूमेटिक लाइक वो शॉपर की तरह का एक चीज होती है, जैसे एयर बलून टाइप एक चीज होती है, कंप्लीटली उसको कवर कर देती है, तो स्प्लिंट उसको कहते हैं। तो उसके अंदर इंडिकेशन पहले तो क्लोज फ्रैक्चर हो, कि बोनी प्रोमिनेंस बाहर ना हो, उसमें अपने स्प्लिंट को यूज करना है। स्प्लिंट इज अ टाइप ऑफ इमोबिलाइजेशन। जॉइंट इन्फेक्शन, टीनोसाइनोवाइटिस, टेंडन और साइनोवियल जो कैविटी है उसकी इन्फ्लेमेशन, लैसरेशन ओवर द जॉइंट्स, पंक्चर वुंड्स, एनिमल बाइट्स और डिसलोकेशंस में आप स्प्लिंट यूज करोगे। और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि जिनमें ओपन फ्रैक्चर हो, एक्सट्रीम स्वेलिंग हो। एक्सट्रीम स्वेलिंग का मतलब ये कि अगर एक एरिया में स्वेलिंग है और बाहर से आप उसके और प्रेशर लगा दोगे तो क्या होगा इसमें? क्या होगा इसमें बेटा? मैम Compartment कंपार्टमेंट सिंड्रोम। syndrome develop हो कंपार्टमेंट जाएगा सिंड्रोम मैम. बन जाएगा बेटा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम बन जाएगा, एंड न्यूरोवास्कुलर यस मैम। कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ठीक है। यस मैम। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं स्प्लिंटिंग की? वैसे तो रेयरली कर दी अगर आपने प्रॉपर्ली अप्लाई किया है। कॉमनली अगर स्प्लिंट अप्लाई रखोगे तो स्किन पे जब प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर सोर्स, एब्रेशंस हो सकती हैं, और सेकेंडरी इन्फेक्शंस अगर आपने लूज या इल फिटिंग स्प्लिंट्स लगाए हैं। लेस कॉमनली न्यूरोवास्कुलर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है अगर आपने बहुत टाइट फिटिंग स्प्लिंट लगा दिया। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड थर्मल बर्न्स फ्रॉम हीटिंग ऑफ द प्लास्टर, अगर आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया, वो अब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी बात करेंगे। प्रिपेयर कैसे करना है आपने, अगर स्प्लिंट आपने करनी है तो पहले तो डिफाइन करो इंजरी कैसी है, क्लोज इंजरी है, स्प्रेन है, डिसलोकेशन है, और किस टाइप का स्प्लिंट चाहिए आपको। स्प्लिंट इन पोजीशन ऑफ फंक्शन, कि स्प्लिंट की बात की जा रही है कि फंक्शन अगर जिसे कहते हैं किस टाइप का स्प्लिंट अगर आपको सामने आएगा स्प्लिंट, तो इन पोजीशन ऑफ फंक्शन से बेसिकली ये बात की गई है कि क्या स्प्लिंट की डिफरेंट डिग्रीज होंगी, आपने डिफरेंट टाइप्स आप यूज करते हैं। कुछ स्प्लिंट जो उनसे होते हैं उनमें सर्टेन डिग्री ऑफ फंक्शन आप लिम्प की कर सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग अगर सिर्फ डिसलोकेशन हुई है उस पर डिपेंड करेगा। सो फंक्शन आपने कौन सा अलाउ करना, कौन सा फंक्शन आपने नहीं अलाउ करना, उस पर डिपेंड होगा। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी एक स्प्लिंट की टाइप। एक स्प्लिंट की टाइप होती है जिसपे आप प्रोनेशन और सुपिनेशन कर सकते हो अपने फोर आर्म की। एक स्प्लिंट की टाइप होती है जिसपे आप प्रोनेशन और सुपिनेशन कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि इश्यू ही रेडियस और अल्ना का है
रेडियस और अल्ना बेसिकली बेटा आपका कर रहे होते हैं ना प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, इफ यू रिमेम्बर Yes. एनाटमी 1। यस मैम। तो अगर रेडियस और अल्ना की इंजरी है तो आपने प्रोनेशन और सुपिनेशन को अवॉइड करना है, तो उसकी एक स्पेशल टाइप की स्प्लिंट है। अगर इंजरी आपके एल्बो जॉइंट की है तो एल्बो जॉइंट पे क्या होता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तो आपने उस पर सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन को अवॉइड करना है, प्रोनेशन सुपिनेशन को नहीं करना। तो उस पर एक स्पेशल टाइप का स्प्लिंट लगाते हैं जो कि सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को की फंक्शन को स्टॉप करता है, प्रोनेशन और सुपिनेशन को नहीं करना। तो ये बड़ी मजे की चीज आपके सामने आएगी। क्लीन एंड रिपेयर स्किन लीजन्स प्रायर टू स्प्लिंट एप्लीकेशन। आपने देखना स्किन की हालत ठीक हो तभी आप स्प्लिंट लगाओ। कोई डॉक्यूमेंट करो न्यूरोवेस्कुलर एग्जामिनेशन को, न्यूरोवेस्कुलर आपके जो इंटेग्रिटी है वो मेंटेन हो। एंड एंटिसिपेट एबिलिटी फॉर चाइल्ड टू रिमूव क्लोथ्स आफ्टर स्प्लिंट इज अप्लाइड, के बच्चा क्या अपने नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज कर सकता है स्प्लिंट के साथ, देखो कि कपड़े बदलना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। किस टाइप के स्प्लिंट्स यूज किए जा सकते हैं, टाइप्स मतलब मटेरियल कौन सा यूज हो सकता है, फाइबर ग्लास, प्री फैब्रिकेटेड जिसमें फैब्रिक यूज किया जाता है, एयर स्प्लिंट्स जैसे बलून लाइक जो होते हैं, एंड प्लास्टर स्प्लिंट्स को क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आपको पता है प्लास्टर लगा दिया जी, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर कहते हैं। ये होते हैं बेटा आपके फाइबर ग्लास के या ऑर्थो ग्लास कहते हैं, इनका मटेरियल क्या होता है, फाइबर ग्लास मटेरियल होता है, ठीक है। फिर आपका आता है, इसके एडवांटेजेस होते हैं कि ये इजी टू अप्लाई होता है, सेट्स मोर क्विकली, लाइटर और वाटर रेजिस्टेंट है। डिसएडवांटेज ऑब्वियसली पॉकेट फ्रेंडली नहीं है और डिफिकल्ट टू मोल्ड है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सकते हो जो आपका फ्रैक्चर साइट है, लेकिन ये डिफिकल्ट टू मोल्ड नहीं है, प्री फॉर्म्ड आपके पास आते हैं। प्री फैब्रिकेटेड में प्लास्टिक शेल्स होती हैं जिनको लाइन किया जाता है एयर सेल फोम और जेल कंपोनेंट्स के साथ। तो बेसिकली आपके पास एक पर्टिकुलर शेल होगी, आप एक शेल लगा देते हो ताकि इस पोजीशन में मेंटेन रहे, इसके ऊपर आप पट्टी कर देते हो, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी। सेम एडवांटेजेस हैं वही जो कि आपके पास होते हैं इसके फाइबर ग्लास वाले, कि इजी टू अप्लाई होता है लेकिन मोल्ड नहीं हो सकता ये, ठीक है। एयर या न्यूमेटिक स्प्लिंट होते हैं जिसमें एन एयर स्प्लिंट इज यूज्ड टू इमोबिलाइज अ फ्रैक्चर, inflatable like a balloon होता है, and they are pre-formed in a factory to fit a specific part of the body. Typically an air splint wraps around an arm or a leg and holds the bone still while the patient is moved to the hospital. तो ambulatory purposes के लिए बहुत अच्छी चीज है। This type of splint is not generally used for long-term support of fracture as it is less secure because obviously it can rupture and provides less structural support than the plaster of splints or fiberglass splints. ऐसा दिखता है, देख रहे हो आप बेटा, लाइक अ बलून आपने इसको इन्फ्लेट किया है। और जो आपके पास बेटा जो भी क्लास में लाइंस कर रहा है ना मोहम्मद, आई कैन नॉट रीड द फुल नेम राइट नाउ, डोंट डू दैट, इट्स वेरी अनोइंग, ठीक है। ये आप बेटा अप्रिशिएट कर लिया आपने, Yes, बलून ma'am. लाइक है और Yes, आपने ma'am. बिल्कुल अलाइन कर दिया इसको। तो दीज आर वेरी एडवांस थिंग्स दैट यू विल सी। ऑब्वियसली पाकिस्तान में ये चीज अभी तक नहीं आई है बिकॉज ये फैक्ट्री में फॉर्म होती है और ये बहुत महंगी भी होती है, लेकिन आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए कि स्प्लिंट्स की टाइप्स कैसी हैं। स्पेसिफिक कुछ स्प्लिंट्स होते हैं बेटा जिनको आप ऑर्थोसिस भी कहते हो, जो कि ऑर्थोसिस का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशंस अगर जो हुई होती हैं। ये मैंने आपको बताने थे स्प्लिंट्स के पार्ट्स। अब आप ये देखिए कि ये एक स्प्लिंट है जिसके अंदर लॉन्ग आर्म पोस्टीरियर स्प्लिंट इसको कहा जाता है, ठीक है। पोस्टीरियरली आप इसको अप्लाई करते हो और ये चीज आपको बेटा शेडेड दिखाई गई है ना, ये वाली चीज ये इसी तरह मेंटेन रहती है, ठीक है, ऐसे होती है इसकी। इस पे आप हाथ को अप्लाई करते हो, इस पे आप क्या करते हो, उसको पट्टी कर देते हो, ठीक है। इंडिकेशंस क्या होती हैं इसकी, एल्बो या ओलेक्रोनन या फोर आर्म इंजरीज या डिस्टल ह्यूमरेज, मतलब कि जो इशू है ये मैं आपको अभी याद करवाऊंगी मैं आपका सारा, आपने बिल्कुल भी इसमें टेंशन नहीं लेनी। इस एरिया में जो इशू होगा ना बेटा उसके लिए आप ये वाली चीज करवाओगे। और क्यों करवा रहे हो, इस एरिया में क्या फंक्शन होता है एल्बो जॉइंट पे, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, इज दैट सो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फ्लेक्शन Yes, ma'am. एक्सटेंशन को अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ऐसी चीज लगाओगे ताकि ये इसके अगेंस्ट फ्लेक्स या एक्सटेंड ना कर सके। तो आपने एक ऐसी सख्त चीज लगा दी यहाँ पे, ना हाथ इस तरह हो सकता है ना हाथ इस तरह हो सकता है, फ्लेक्स और एक्सटेंड नहीं कर सकता। और फ्लेक्शन एक्सटेंशन को क्या चीज अवॉइड करेगी, वो चीज जो कि यहाँ पे लगेगी। और इसी चीज को क्योंकि आपके एल्बो पे इंजरी है
तो एल्बो इंजरी में आपने कौन से टाइप का स्प्लिंट यूज करना है? लॉन्ग आर्म पोस्टीरियर स्प्लिंट। ये चीजें वाइवा में पूछी जाएंगी आपसे कि लॉन्ग आर्म पोस्टीरियर स्प्लिंट की इंडिकेशन क्या है। सो यू शुड नो दिस एंड दिस इज टोटली इजी टू रिमेंबर। नाउ कम्स दिस, ये मैं आपको बता रही थी कि फंक्शन के अकॉर्डिंग स्प्लिंट कैसे लगाते हैं। दूसरी टाइप एक होती है बेटा फोर आर्म शुगर टोंग। आपने अक्सर देखे हैं कि वो बड़े बड़े शुगर क्यूब्स पड़े होते हैं ऐसे, उनको उठाने के लिए जी अंग्रेज इस्तेमाल करते हैं जी, टोंग्स इस्तेमाल कर किए जाते हैं। यस मैम। चिमटा भी इसको कहते हैं अगर हम अपना देखें तो। टोंग बेसिकली टोंग लाइक एक स्प्लिंट होता है, एक उसका पार्ट यहाँ पे होता है और एक उसका पार्ट यूं होता है, टोंग लाइक। और इसने बेसिकली क्या करना होता है, इसने किस चीज को खत्म करना है? प्रोनेशन और सुपिनेशन को। तो प्रोनेशन और सुपिनेशन को क्यों खत्म करना है? क्योंकि इंजरी कहाँ पे हुई है? रेडियस अल्ना पे, यहाँ पे। तो जो चीज रेडियस अल्ना की इंजरी होगी तो रेडियस अल्ना का काम क्या है? प्रोनेशन सुपिनेशन करवाना। तो प्रोनेशन और सुपिनेशन को अवॉइड करने के लिए, ताकि अपनी जगह पे टिकी रहे, हमने फोर आर्म शुगर टोंग लगाएंगे। समझ लग गई ये बात की कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, इस ma'am. बोन का फ्रैक्चर हुआ है, उसी के फंक्शन को स्टॉप करना है आपने। गॉट इट? और उसका Yes, ma'am. स्पेसिफिक आपका फोर आर्म शुगर टोंग होता है। अब अगर इन दोनों चीजों का इशू है, आपके एल्बो का भी इशू हो गया, एल्बो पे भी इंजरी आई है, डिस्टल आपके फोर आर्म पे भी इंजरी आई है, मतलब कि आपके एल्बो रीजन का भी इशू हो गया, एल्बो का, डिस्टल ह्यूमरस का, ओलेक्रोनियन का भी इशू हो गया, और आपके डिस्टल फोर आर्म का भी इशू हो गया, रेडियस अल्ना का। तो मतलब आपने क्या करना है? आपने प्रोनेशन और सुपिनेशन को भी अवॉइड करना है, आपने फ्लेक्शन एक्सटेंशन को भी अवॉइड करना है। तो आपने ऐसी चीज लगाई जो कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन को भी अवॉइड कर रही है और सुपिनेशन और प्रोनेशन को भी अवॉइड करती है। तो इसका नाम क्या है? डबल शुगर टोंग कहा जाता है इसको, बिकॉज इट लिमिट्स फ्लेक्शन एक्सटेंशन एज वेल एज प्रोनेशन सुपिनेशन। समझ लग गई इस बात की? दोनों जब चीजों Yes, का इशू हो ma'am. जाएगा। देन कम्स अ फोर आर्म वोलर स्प्लिंट, जिसको कॉकअप स्प्लिंट भी कहा जाता है। इसकी इंडिकेशन क्या होते हैं? सॉफ्ट टिश्यू। अब देखो जहां वो लगा है उसी जगह की उसने क्या करवानी है? उस जगह की मूवमेंट को उसने स्टॉप करवाना है। तो ये किस चीज में यूज होगा? जब आपके पास रिस्ट इंजरीज हो, स्प्रेन या कार्पल टनल नाइट स्प्लिंट्स यूज किए जाते हैं, ताकि इस एरिया पे क्या हो? हैंड की फ्लेक्शन एक्सटेंशन ना हो। ठीक है, हैंड को जब आप फ्लेक्स एक्सटेंड करते हो, उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करना है आपने? एक वोलर स्प्लिंट लगाते हैं। इसको रेडियस और अल्ना के लिए यूज नहीं करते, बिकॉज इस स्प्लिंट में बंदा सुपिनेट और प्रोनेट किया जाता है। सो दिस इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर रेडियस और अल्ना इंजरी, इट्स जस्ट फॉर रिस्ट इंजरीज। गॉट इट? इसको फोर Yes, आर्म ma'am. वोलर स्प्लिंट भी कहा जाता है। एक चीज होती है रेडियल एंड अल्नर गटर, तो नाम में इनकी इंडिकेशन छुपी है, इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं याद करना। अगर आपके पास फ्रैक्चर हो जाए फ्लेंजियल और मेटाकार्पल का, जो कि लिटिल और रिंग फिंगर की है, तो वो उसको क्या करेंगे? अल्नर गटर लगा देंगे। ऐसा स्प्लिंट लगाएंगे जो कि रिंग और लिटिल फिंगर की मूवमेंट को रोके, तो ये यहाँ पे लगा दी। और अगर इशू रेडियल साइड का है, इंडेक्स और लॉन्ग फिंगर को स्टॉप करने के लिए वहां के फंक्शन को, तो ये क्या होगा? रेडियल गटर का कहेंगे इसको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेम है। देन कम्स अ थंब स्पाइक। अगर थंब का इशू आ गया है, आपको पता है आपकी स्किफॉइड जो बोन होती है कार्पल में, वो बिल्कुल आपके यहाँ करके मौजूद होती है। अगर स्किफॉइड फ्रैक्चर हो गया है तो उसमें आप थंब स्पाइका लगाओगे यहाँ पे, ताकि इस एरिया की इमोबिलाइजेशन की जाए। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग चीजें आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी जाके देखोगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर बंदा आपके पास इस तरह का स्प्लिंट लगा के आ गया, तो वही बात हमारे प्रोफेसर हमें कहते होते थे कि जब आपके पास एक अच्छा क्लिनिशियन वो होता है, ठीक है, जब बंदा चल के आपके सामने आया तो वो अपने पास कम से कम 5 से डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना ले, उसके फेशियल एक्सप्रेशन की बेस पे, उसकी हेल्थ कंडीशन पे, उसके ओवरऑल लुक पे, उसके गेट के ऊपर, उसके कॉन्शियसनेस के ऊपर, उसके स्किन कलर के ऊपर, उसकी ओवरऑल बिल्ड के ऊपर। तो अगर आप एक मरीज देख ले तो जिसके ऊपर ऐसा स्प्लिंट लगा है, तो आप थोड़ा बहुत कह सकते हो सकता है इसकी स्किफॉइड का फ्रैक्चर हो। So you see how these things are very much necessary for your clinical knowledge, that before even asking the patient, उसके सिर्फ स्प्लिंट की टाइप से आपको पता चल जाएगा कि इशू क्या है। सिमिलरली स्प्रेन्स फिंगर की हो तो बड़ी आप टेपिंग यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर इस जोन सी है, इस फिंगर का इशू है, सिंपल इस फिंगर का, तो आप 2 फिंगर्स को आपस में टेप कर देते हो, इसको बड़ी टेपिंग कहते हैं। और डोर्सल आप भी लगा सकते हो स्प्लिंट।
ठीक है, लेकिन वो ये कह रहा है कि गटर स्प्लिंट्स फिर भी बेटर होते हैं फॉर प्रोक्सिमल अगर फ्रिंजियल फ्रैक्चर्स हैं तो, ठीक है। तो डोर्सल वोलर जो फ्रिंजेस होते हैं, डोर्सल और वोलर जो फिंगर स्प्लिंट्स होते हैं, वो फ्रिंजियल फ्रैक्चर्स के लिए, एफएक्स का मतलब है फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर्स के लिए यूज की जाती हैं चीजें, लेकिन बेटर वो ये कह रहा है कि गटर होते हैं जिसमें रेडियल अल्नर गटर है। सिमिलरली आपके पास नी या पोस्टीरियर नी स्प्लिंट भी होता है, तो नी का मतलब क्या है बेटा, जिसने नी इंजरीज हैं उनको उस लेवल के ऊपर एक्सटेंशन और फ्लेक्शन जिसे कहते हैं, अगर वो पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिकेशन क्या है, शॉर्ट टर्म इमोबिलाइजेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड लिगामेंटस इंजरी, तो अगर यहाँ पे इस लेवल पे आपके पास लिगामेंटस या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, उसको अवॉइड करने के लिए आप नी इमोबिलाइजर यूज कर सकते हो। तो सिंपल नी इमोबिलाइजर स्लाइट फ्लेक्शन एक्सटेंशन अलाउ करता है, लेकिन अगर आप कंप्लीटली चाहते हो कोई भी ना हो, तो आप पोस्टीरियर साइड पे क्या करोगे, स्प्लिंट लगा दोगे, ताकि इस लेवल के ऊपर कोई एक्सटेंशन या फ्लेक्शन ना हो। जब यहाँ पे एक सख्त चीज होगी तो दो टाइप्स होंगी, एक पे आप कर सकते हो एक्सटेंशन फ्लेक्शन और एक पे आप नहीं कर सकते। पोस्टीरियर एंकल स्प्लिंट है, इस टाइप की चीज आ जाती है, ये देखें, तो इस टाइप की चीज आएगी, तो ये किस लिए यूज होगी बेटा, डिस्टल फिबुलर या टिबिया के फ्रैक्चर्स के लिए, ताकि इस लेवल के ऊपर इन्वर्जन या ईवर्जन या जो प्लांटर डॉर्सी फ्लेक्शन को अवॉइड करने के लिए। सिवियर स्प्रेन्स में टार्सल या मेटाटार्सल फ्रैक्चर्स के लिए भी यूज की जा सकती है, बिकॉज आप देख रहे हैं इसकी इलोंगेशन सोल ऑफ द फुट तक हो रही है, तो उसके लिए भी यूज की जाती है। एक होता है स्टरअप स्प्लिंट, जो कि साइडवेज जा रहा है इस तरह, और इसकी एक ही इंडिकेशन है, ये एंकल स्प्रेन्स में यूज की जाती है। एंकल स्प्रेन से मुराद क्या है, एंकल पे आपके पास जो मीडियल और लैटरल जो लिगामेंट्स हैं उनकी स्प्रेन हो गई है, तो अगर आपने एंकल स्प्रेन पे आपने कोशिश करनी है कि एंकल के ऊपर बिल्कुल भी लेस जिसे कहते हैं इन्वर्जन और ई वर्जन जिसे कहते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए आपने स्टरअप स्प्लिंट यूज करना है। ये मैं आपको बता रही थी बेटा बात, देख रहे हैं ये इस किस्म का स्प्लिंट है जो कि एक ब्रेस की तरह का है, जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि एम्बुलेटरी पर्पसेस को उसको लैडर स्प्लिंट कहते हैं, यूज फॉर टेम्परेरी स्प्लिंटेज ऑफ फ्रैक्चर्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। तो अगर एक इंसान की टांग का कोई इशू हुआ है, तो अब उसकी टांग इसमें रख दोगे ऐसे करके, तो क्या होगा कि लैडर लाइक चीज है और इसके साइड पे इसके एजेस बने हुए हैं यूं, तो टांग इसमें अगर रख दोगे तो टांग साइडवेज मूव नहीं करेगी, इसमें रहेगी, तो ये एम्बुलेटरी या ट्रांसपोर्ट पर्पसेस के लिए बहुत अच्छा है। मेड ऑफ टू थिक पैरेलल वायर्स विद इंटरलेसिंग वायर्स एंड कैन बी बेंट इनटू डिफरेंट शेप्स। सो यू सी, it is not made up of cloth, or it is not made up of fabric, or it is not made up of plaster of Paris, yet it is used for ambulatory purposes। जी बेटा, भैया ना आपने कोई क्वेश्चन पूछना मैम है? ये फिक्स कैसे होता है, मतलब क्या? इमोबिलाइज करना है ना आपने, तो हाँ जी, इसके अंदर आपने लेग रखी या जो भी जी जी, मतलब जिस चीज का भी फिक्स नहीं मसला बेटा, था। ये टेम्परेरी। आप देखिए मैंने कहा ये टेम्परेरी है, इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं। अगर आपने सड़क के किनारे आपको एक इंसान मिल गया है और उसकी टांग टूट गई है और आप रेस्क्यू 1122 में आई है, रेस्क्यू 1122 वालों के पास इस तरह के स्प्लिंट्स होते हैं, तो वक्ती तौर पे इसमें टांग को रखने के लिए एम्बुलेटरी पर्पसेस के लिए यूज होता है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप लेके आओ एक फाइबर ग्लास या वहां पे लेके आइडेंटिफाई करो। जब तक एक्सरे नहीं होगा तब तक आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे पेशेंट की फ्रैक्चर कहाँ पे है? आपको वैसे तो ओके तो मैम। ये एम्बुलेटरी पर्पसेस के लिए बेटा, वक्ती तौर पे सिर्फ उसमें रखने के लिए, इट्स लाइक अ ओके। केज, ठीक है। सिमिलरली एक और भी होता है, जस्ट लाइक जैसे आपने लेडर स्प्लिंट पढ़ा, उसी तरह एक थॉमस स्प्लिंट भी होता है। ये भी टेम्परेरी इमोबिलाइजेशन के लिए कि आप इसके अंदर टांग घुसा देते हो, और इसकी ये हिप और थाई इंजरीज के लिए यूज होता है। ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है विद लोअर लिम्ब इंजरीज, फीमर फ्रैक्चर के लिए भी, डिवाइस्ड बाय ह्यू ओवन थॉमस, इनिशियली यूज फॉर इमोबिलाइजेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द नी। जिन लोगों को टीबी हुआ था नी का, उनके लिए इनिशियली यूज किया जाता था कि इसके अंदर आप लेग को डाल के लेग को इमोबिलाइज कर दिया जाता था। ये एम्बुलेटरी पर्पसेस के लिए यूज होता है। तो ये दोनों आपने याद करने हैं जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि गिव मी एन एग्जांपल ऑफ स्प्लिंट दैट इज यूज्ड फॉर एम्बुलेटरी पर्पसेस, तो इसमें ये दोनों, क्रैमर वायर स्प्लिंट जिसको लेडर स्प्लिंट भी कहा जाता है, और थॉमस स्प्लिंट। पेशेंट की स्प्लिंट में केयर कैसे करनी है आपने? Splint should be properly applied, well padded at bony prominences। जहाँ पे bony prominences है वहाँ पे आपने padding करनी है, क्योंकि bony prominence क्या होती है, वो बिल्कुल जाके जिसे कहते हैं उसके edges sharp होते हैं और वो splint के साथ direct लग रही होती है। Bandage of the splint shouldn't be too tight or too loose, that depends on experience। जितना अच्छा experience होगा एक bandage करने वाले बंदे का, उतना अच्छा वो apply कर सकता है। Patient should be encouraged to actively exercise the muscles and joints inside the splint as much as permitted, and that depends on how much the patient is healing।
ठीक है। एनी कंप्रेशन ऑफ द नर्व एंड वेसल शुड बी डिटेक्टेड अर्ली एंड मैनेज्ड अकॉर्डिंगली। डेली चेकिंग एंड एडजस्टमेंट शुड बी मेड। और आखिरी हम लेक्चर को एंड करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्प्लिंट के ऊपर, इसको पीओपी भी कहा जाता है। ये देखिए वाटर यूज किया जाता है, पैडिंग रोल और प्लास्टर का रोल आपके सामने रखा गया है, ठीक है। यस मैम। तो इसमें आप देखें कि मैकेनिज्म क्या होता है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। बेसिकली ये इसके अंदर क्या यूज किया जाता है आपके पास, ये इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट होता है बेसिकली, ठीक है। और ये एनहाइड्रस होता है। तो व्हेन मिक्स विद वाटर तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक से मुराद क्या है, हीट जनरेट होती है, इट रिलीजेस हीट। तो दैट इज वाई कई केसेस में क्या होता है, बर्निंग भी हो जाती है पेशेंट्स को। तो डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा उसको कूल डाउन किया अप्लाई करने से पहले। Average time taken to change from powder to crystalline form is 3 to 9 minutes, and time taken to change from crystalline to anhydrous form is 1 to 3 days. तो इतना टाइम लगता है इसको बेटा टू चेंज इनटू एनहाइड्रस फॉर्म जब आप इसको फैक्ट्री में बना रहे होते हो, ठीक है। ये फैक्ट्री की बात की गई है, तो इतनी चीज याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीज याद रखो, ठीक है, कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मेन अगर आपको कहूँ ना क्रक्स ऑफ द मैटर क्या है कि एक एक्सोथर्मिक रिहाइड्रेशन होती है इसकी, ठीक है। फंक्शन क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो कि स्प्लिंट का होता है। और चूंकि स्प्लिंट है तो पेन को कम करना, डैमेज अगर नर्व्स और वेसल्स की उनको रिड्यूस करना, फैसिलिटेट करना पेशेंट की ट्रांसपोर्ट। अगर एक अस्पताल में उसका इलाज हो रहा है तो दूसरे अस्पताल में उसने जाना है, तो अगर उसकी इमोबिलाइज रहेगी, या इवन आपको पता है घर मरीजों को प्लास्टर के साथ घर भेज दिया जाता है कि आप घर जाएं और रेस्ट करें आप, ठीक है। और फिर उनको टाइम दे दिया जाता है कि आप आएं आप, और आपके प्लास्टर को रिमूव कर दिया जाता है, ऐसी बात है। यस तो जब घर जाएगा तो इमोबिलाइज होगा पाँव तो बेटा घर जाएगा, या टांग या बाजू जो भी आपका। एंड इमोबिलाइजेशन ऑफ द फ्रैक्चर साइड एज वेल। एडवांटेज क्या है इसका कि ये इजियर टू मोल्ड और एक्सपेंसिव नहीं होता। और डिसएडवांटेज क्या है, ये डिफिकल्ट टू अप्लाई बिकॉज इसमें आपको इसमें एक्सपर्टीज होनी बहुत अच्छी जरूरी है। और सेकंड ये सॉगी हो जाता है जब ये वेट हो जाता है, तो इसलिए इसको कवर करना, अगर पेशेंट को बात लेनी है तो उसको हम एडवाइस करते हैं कि इसको कवर करके अच्छी तरह फिर आप बात लें। पॉप एप्लीकेशंस की है कि एक जॉइंट अबव हो एक जॉइंट बिलो हो। फॉर एग्जांपल अगर ये नी जॉइंट है एंकल जॉइंट है तो एक जॉइंट अबव हो एक बिलो हो, और फिर उसके ऊपर आप प्लास्टर अप्लाई करो अगर आपके पास शार्प का फ्रैक्चर। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, बिकॉज जो जॉइंट्स होती हैं उनकी इंटेग्रिटी की वजह से क्या होता है, जब आप अप्लाई करोगे तो ये अलाइन रहेगी। तो वन जॉइंट अबव वन जॉइंट बिलो और उनके बीच में आप फिर प्लास्टर अप्लाई करते हो, मोल्ड करते हो पाम के साथ। जॉइंट शुड बी इमोबिलाइज इन अ फंक्शनल पोजीशन। फंक्शनल से मुराद क्या है, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल उनकी पोजीशन होती है। अगर आपका एंकल है, ठीक है, एंकल के लेवल पे अगर आपने इमोबिलाइजेशन करनी है तो एंकल अगर इनवर्टेड होगी तो आप क्या उसका प्लास्टर लगा दोगे उसके ऊपर, नहीं लगाओगे। आपने नो उसको मैम। नॉर्मल उसको प्लांटीग्रेड पोजीशन पे रखना। प्लांटीग्रेड मतलब पोजीशन कौन सी होती है, जब पाँव जमीन पे होता है उसको प्लांटीग्रेड पोजीशन कहते हैं। ना उसको प्लांटर फ्लेक्स होना चाहिए, ना उसको डॉर्सी फ्लेक्स होना चाहिए, ना उसको इवर्टेड होना चाहिए, ना ही उसको इवर्टेड होना चाहिए। गॉट इट? इन अ फंक्शनल पोजीशन, इन अ नॉर्मल मैम। जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है उसमें करना है, और फिर आपने उसको अप्लाई कर देना है। ना टाइट हो ना लूज हो। पॉप एप्लीकेशन में ऑर्थोबान जिसे कहते हैं इज रोल्ड ऑन द साइड इवनली। इनिशियली स्किन पे आप ऑर्थोबान जो आपके पास होता है जिसको आप वो कहते हो क्रेप बैंडेज या एक टाइप होती है, उसको आप रोल करते हो। उसके ऊपर फिर आप डायरेक्ट आप नहीं लगाते, आप पहले उसको रोल करते हो फिर आप उस पे प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हो। पॉप या प्लास्टर ऑफ पेरिस इज soaked in water until all the air bubbles escape, then hold on one end and gently remove excess from the plaster। तो प्लास्टर में क्या होता है, जब पानी में मिक्स करते हो तो पानी के अंदर क्या होता है कि जो मोल्ड होता है वो बन जाता है, और एक्सेस जो पानी है वो निकल जाता है। तो फिर पानी आपने एक्स्ट्रा वेस्ट करना होता है, और फिर आप पीओपी को इवनली और स्मूथली अप्लाई करते हो। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, टाइट कास्ट क्या करेगा आपके पास, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ठीक है। और प्रिवेंट कैसे कर सकते हो कि अगर टाइट कास्ट जिसे कहते हैं लग गया तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम को अवॉइड करने के लिए क्या करोगे, लिम्ब को एलिवेट करोगे एलिवेट ताकि कर क्या हो, देंगे। ताकि उसका जो लिम्फेटिक ज्यादा फ्लो है वो वापस बॉडी की ज्यादा तरफ चला प्रेशर जाए। बिल्डअप ना और लिम्फेटिक। एग्जैक्टली तो ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या होगा, ब्लड नीचे फ्लो करेगा और हार्ट की तरफ फ्लो करेगा ताकि स्वेलिंग बिल्डअप ना हो, ठीक है। प्रेशर सोर्स बन सकते हैं ओवर द बोनी प्रोमिनेंसेस। स्किन एब्रेशंस बन सकती है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिमूविंग, अगर जब रिमूविंग के दौरान लूज कास्ट अगर कर दिए तो फ्रैक्चर को होल्ड नहीं कर सकता। जॉइंट स्टिफनेस हो सकती है, उसकी सोल्यूशन आपने फिजियोथेरेपी करवानी है। और एलर्जिक डर्माटाइटिस, तो उसके लिए अगर किसी को एलर्जी है
पीओपी से, तो उनमें आप फिर फाइबर ग्लास यूज करो। पीओपी केयर के लिए क्या करना है, आपने उसको एक्सपोज नहीं करना हीट को और मॉइस्चर को। डू नॉट इंसर्ट एनीथिंग अंडर द कास्ट, लाइक कोई भी आपको कोई, आपने ये जरूर उसके अंदर देखनी है कि कोई भी क्लॉथ का पीस या कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होनी चाहिए अदर देन ऑर्थोबान अंडर द कास्ट। कवर इट व्हेन टेकिंग बाथ। Come back stat if there is an excessive swelling, bluish or whitish discoloration of finger toes, excessive pain and crack। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैम वो कह रहा है कि अगर एक्सेसिव स्वेलिंग हो जाएगी तो हमें डिस्कलरेशन मिलेगी। मैम कोई न्यूरोपैथी यस मैम। प्लास्टर अप्लाई हो गया। बेटा ये ना, ये सारी की सारी आपको बताई नहीं गई सिम्टम्स या फीचर्स ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। यस स्वेलिंग, मैम। नंबर पेन Yes, ऑन ma'am. पैसिव मूवमेंट, तो वही बताया गया, बस थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया गया। सो दैट वाज टुडेज लेक्चर। किसी बच्चे को क्वेश्चन है बेटा? लेक्चर आज का टेक्निकल था लेकिन मजे का है। आपके क्लिनिकल फील्ड में आपकी लेक्चर बहुत हेल्प करेगा, तो आपने इसे डेफिनेटली आप इसे रिवाइज करो, इसे समझो। और कोई क्वेश्चन हो तो बेटा अभी पूछ लो, बाद में पूछना चाहो बेशक बाद में पूछ लो, मुझसे ईमेल में पूछो। मैं चाहती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को ना अच्छी तरह याद हो, बिकॉज इसमें जो स्प्रिंट्स की टाइप्स हैं, ट्रैक्शन की टाइप्स हैं, बहुत हाई यील्ड हैं, और ये आपके फर्दर इन लाइफ जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तब भी आपकी चीजें बहुत काम आएंगी। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है बेटा? भैया ना, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो जी बेटा। मैम आप कह रही थी ना कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को मतलब वो टेम्परेचर उसका सेट करके उसके बाद उसको रब करते हैं वरना वो बर्न कर देता है। हम्म। तो मैम उसमें नॉर्मली जब हम देखते हैं, जब मतलब उतार रहे होते हैं इसमें वो डीओपी वगैरह, तो उसके अंदर तो उन्होंने प्रॉपर पैडिंग वगैरह नहीं की होती कॉटन और गाज वगैरह से। बेटा मैंने ये तो बताया कि आप पहले उसके ऊपर वो ऑर्थोबैन या वो ऑर्थोबान लगा रहे होते हैं उसके ऊपर, लेकिन यही बात होगी कि अगर आपने कपड़े पहनने और मैं आपके कपड़े के ऊपर से आपके कोयला लगा दूं तो आपको क्या फील नहीं होगी उसकी हीट? यस मैम। कोल उठा के लगा दूं तो बात तो वही होगी ना बेटा। बेशक आपने ऑर्थोबान उस पर रोल किया है तो हीट तो फिर भी लगेगी पेशेंट को। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बेटा? मैम मैम असाइनमेंट सुंबल रियाज हाँ जी, सुंबल रियाज को क्या हुआ? मैम उनके घर इलेक्ट्रिसिटी इशू हुआ अभी 10 मिनट्स पहले, तो वो कही थी कि आप ठीक है, अटेंडेंस मैंने कर अभी अटेंडेंस दीजिएगा। में उसका कंसिडर कर लूंगी। और कोई क्वेश्चन? अली हसन बेटा, आपने ओके कोई मैम। क्वेश्चन पूछा? मैम असाइनमेंट वो रहा था कि आज मुझे बेटा, मेंशन आज मैं ना उसके टॉपिक्स ना जॉट डाउन कर रही थी, तो आज इंशाल्लाह इवनिंग तक आप लोगों को मिल जाएंगे। 1 वीक नोटिस पे आप लोगों को मैं असाइनमेंट मिलेगी, आपको आज ही मिल जाएगी। ठीक है मैम, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? मैम ये स्प्लिन एंड कास्टिंग दोनों एक ही चीज होती है? बेटा स्प्लिंट और कास्टिंग जिसे कहते हैं एक चीज होती है। ठीक है, कास्ट स्प्लिंट इसको हम दोनों को एक ही टर्म में लेते हैं, क्यों? क्योंकि कास्ट एंड स्प्लिंट मींस कवर करना। तो जो स्प्लिंट होता है उसको आप कवर करने में यूज करते हो, और कास्ट भी सेम चीज में आती है। कास्टिंग हम यूजुअली ना समझते हैं जिस चीज को मोल्ड किया जाए उसको हम कास्ट कहते हैं। कास्ट एंड स्प्लिंट आर द सेम थिंग। ठीक है, एंड यस बोथ मैम। आर द, और इट इज वन नेम ऑफ द अदर, और ये इसका मतलब है ये इमोबिलाइजेशन की कंजर्वेटिव टेक्निक होती है। एक ही मीन्स ये चीज होती सेम है कास्ट पर्पस और के लिए यूज स्प्लिंट, होती है? एक ही चीज है, एक ही चीज के दो नाम है। ठीक है, यस जैसे मैम, यस मैम। कास्ट और इसकी चार टाइप्स हैं, और फिर फर्दर अकॉर्डिंग टू फ्रैक्चर के, तो आप लोगों ने इसके स्प्लिंट के टाइप्स याद रखने हैं अकॉर्डिंग टू जो मैंने लिम्स बताया है। और आपने ट्रैक्शन की टाइप्स भी बेटा याद करनी, स्पेशली स्केलेटल ट्रैक्शन में ओलेक्रोनन पे कब लगाते हैं, वो सारा इजी है याद करना। ठीक है, यस मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच थैंक बेटा। थैंक यू अल्लाह मैम। हाफिज। मैम वो कवागी जावेद नहीं है, उसकी भी अटेंडेंस वो एमआई का वाइवा बेटा दे रही है। उसको कहो यस कि मुझे मेल कर दे, मुझे जिन बच्चों के एमआरआई के वाइवा थे उन्होंने मुझे मेल कर दिया था। ओके ठीक है, मैम। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी टेक द अटेंडेंस। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज। मैम।